afternoon, everyone, and I welcome you all to the 102nd session of e-Nishchit. एक नई शतक हमने शुरू की है पर और एंथुजियाज्म और हमारा जोश उतना ही है। हमारा पर्पस वही है कि हमें अब एक दूसरे की नॉलेज, अपनी नॉलेज के साथ दूसरों की हैंड होल्डिंग करके है सबकी नॉलेज, हम सबको एक दूसरे की नॉलेज बढ़ानी है और एक बेहतर फिजिशियन बनना है, एक बेहतर केयर गिवर बनना है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करके। यही हमारा एंडेवर होता है पिछले 100 सेशन में, और यही आगे भी यही हमारा एक पैशन और एंडेवर है, knowledge and capacity building. So on that note, I welcome you all to our 102nd session. And to begin with, I will introduce my panel members. And today we are joined by our expert, Dr. Ashish Ranjan, and he's a senior chest physician. He has over 10 years of experience in chest and chest diseases, and obviously including tuberculosis. So we are very fortunate to have you, sir, because he's a brilliant expert today. Thank you, sir, for joining us. And I also welcome our case expert today, case presenter today, Dr. Tanveer Aram. Thank you for sharing the case today. And it was a very good case to discuss. So thank you for sending us the case and sharing it. And we are also joined by Eco team for the logistic part and the IT part who looks after. Thank you. So we will start today's session, and I would invite Dr. Tanveer Ara to present the case. Good afternoon, ma'am and sir, and everyone. I must say this is a wonderful platform to learn about different difficult case of HIV patient. Last session, I have a wonderful experience, and thank you so much, sir and ma'am. You clear my doubt very simply. So once again, thank you so much. और आपका presentation case जो presentation था काफी अच्छा था, काफी informative था, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से इस पेशेंट का जो डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगी कि ये पेशेंट काफी रिसेंटली डायग्नोज हुआ था HIV लास्ट ईयर इन जुलाई 2022, और जब ये हमारे पास आया था तो HIV इनिशिएट करने के लिए आया था, बट वो अपने साथ कुछ फ्यू इन्वेस्टिगेशन लाइक CBC, LFT, KFT और थोड़े से CBNAT, स्पूटम फॉर AFB, चेस्ट एक्सरे ऑल्सो। जब हमने उसका रूटीन इन्वेस्टिगेशन देखा, रूटीन इन्वेस्टिगेशन ठीक था, बट चेस्ट एक्सरे, स्पूटम फॉर AFB भी नेगेटिव था, CBNAT भी नेगेटिव था, बट चेस्ट एक्सरे में ओपेसिटी थी बोथ साइड ऑफ लंग, and paratracheal lymph node भी enlarged था. That's why हमने और because patient complain भी था उसको कि fever है, कफ है, लूज मोशन है, एक दो महीना से था, तो हमने उसका HIV ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, हमने होल्ड किया, और बिकॉज थोड़ी सी डाउट थी कि इसका अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन रूल आउट करना, तो हमने उसको दोबारा CBNAT के लिए भेजा और फर्दर CECT चेस्ट के लिए भी भेजा. CBNAT जब लेकर आया पेशेंट तो नेगेटिव ही था, बट चेस्ट CECT चेस्ट में मल्टीपल नेक्रोटिक लिम्फ नोड था ऑल ओवर चेस्ट. आफ्टर CECT रिपोर्ट जब पेशेंट अगेन सिम्टोमेटिक ही था, तो हमने इस बेस पे, बिकॉज पेशेंट सिम्टोमेटिक था, CECT चेस्ट भी शो कर रहा था, काफी मल्टीपल नोड थे सर्वाइकल लेवल पे, प्रीवैस्कुलर, प्रीट्रैकियल, रेट्रोट्रैकियल, एवरीवेयर. So, हमने उसका ATT इस बेस पे स्टार्ट कर दिया 5th of August 2022, एंड आफ्टर 2 weeks, 2 हफ्ते बाद हमने उसका HIV की ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दी, TLD प्लस एक्स्ट्रा TTG 50 mg के साथ स्टार्ट करा. उसका पेशेंट का बेस लाइन CD4 231 था, एंड 7 month ऑलमोस्ट जब इसने कोर्स ले लिया ATT और ART, उसका फिर VL सप्रेस आ गया, TLD था, और CD4 स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, 231 से 278 हुआ, बट ये इन 7 महीने में पेशेंट बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा. हमेशा कंप्लेन रहता था, कफ है, फीवर है, और कभी कभी उसको नोजिया वॉमिटिंग भी होता था. हमने इसीलिए LFT वगैरह भी कराया, LFT भी नॉर्मल था उसका.
बट इस 7 महीने में उसका वेट लूज भी थोड़ा हुआ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जब आया था हार्डली 41 42 ऐसे ही था, बट बीच में वो 36 kg का भी हो गया, काफी लूज भी कर लिया वेट। 7 मंथ बाद हमने इसको फिर से अगेन सीवी नेट के लिए एडवाइस किया और चेस्ट एक्सरे। दिस टाइम सीवी नेट पॉजिटिव आया, एमटीवी पॉजिटिव और एंड्रिफा सेंसिटिव आया। चेस्ट एक्सरे में भी फाइब्रोटिक चेंज भी थे, बट थोड़ी ओपेसिटी भी थी। तो अगेन हमने अपने चेस्ट फिजिशियन से डिस्कस किया और उन्होंने बोला नहीं री इनिशिएट किया जाए, तो हमने री इनिशिएट इसका एटीटी दोबारा किया ऑन 20th 19th sorry 1 minute on 25th January 2023 from January now patient almost completed more than 7 months, 7 months से ज्यादा हो गया, और हमने अभी उसका करंट चेस्ट एक्सरे जो कराया उसमें काफी इम्प्रूव है, बिल्कुल नॉर्मल एक्सरे है, और पेशेंट का सिम्टम भी काफी इम्प्रूव है। वेट गेन भी अराउंड अभी 52-53 kg है इसका वेट, और पेशेंट को कोई कफ नहीं है, बहुत स्लाइटली कंप्लेन है कफ की, फीवर बिल्कुल नहीं है, और पेशेंट का भूख वगैरह भी काफी अच्छा है, एपेटाइट नॉर्मल है। तो now we are planning to stop ATT, but few tests we are waiting, as we advised sir during last session for smear culture at the end of treatment, तो हमने उसके लिए वो भेज रखा है सर, और सीसीटी चेस्ट की भी डेट अभी मिली नहीं है, तो वो भी हमने एडवाइस किया था लास्ट एक सीसीटी चेस्ट के लिए, उसके बाद ही हम इसकी एटीटी स्टॉप करेंगे। This is the all detail about this patient. Thank you, Dr. Tanvi. And indeed, I will reiterate this fact that बहुत ही अच्छा केस आपने हमें भेजा इस प्लेटफॉर्म में डिस्कस करने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है जो बहुत हमको ART में जब हम बैठते हैं हमको एनकाउंटर करना पड़ता है। इट्स वेरी 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 common problem that we face, and we have to know our basics very well, because अगर हमें वहीं पे हम प्लम्बर करेंगे तो we cannot benefit the patient anyway. So बहुत ही अच्छा केस इनने भेजा, and it has been well worked up and well summarized by her. So I'm thankful to her. Sir, I have one more question, sir. Not related to this case. कई बार पेशेंट सेकेंड आईपी के बाद 1-2 महीना दवाई छोड़ देते हैं, अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो थोड़ी सी डाउट रहती है कि इनकी चेस्ट, मान लो पेशेंट पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है और इसकी दो आईपी कंप्लीट करने के बाद छोड़ दिया, 2 महीने ऑलमोस्ट 2 मंथ छोड़ के आया एक पेशेंट, उसकी एक्सरे अभी भी बहुत खास फर्क नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम सीपी से कंटिन्यू रखेंगे या आईपी से? क्योंकि हम कभी कभी चेस्ट फिजिशियन से सलाह लेते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप एक बार फिर से इनकी एटीटी रीइनिशिएट करो। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग सर कि बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं, और ऐसे भी होते हैं सर कि सीपी में भी छोड़ देते हैं 2-2 महीना 1-1 महीना, बहुत कंसिस्टेंट एडेरेंस अच्छी नहीं होती है, ऐसे पेशेंट का सीपी ही रिपीट करना चाहिए? तो इसमें एक्चुअली क्लियर कट गाइडलाइंस है एनटीईपी की। सो हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि एक होता है पेशेंट जिसको बोलते हैं कि लॉस टू फॉलो अप। तो हम लॉस टू फॉलो अप कब कहते हैं? जब कोई पेशेंट 1 महीने तक ट्रीटमेंट नहीं खाया, सपोज 30 डेज तक कोई पेशेंट ट्रीटमेंट खाया है, आपके पास अगले महीने आता है और 30 डेज तक उसने नहीं खाया, तो वो लॉस टू फॉलो अप था और उसका फिर से हमें इनिशिएट करना है, स्पुटम कराना है, सीबी नेट कराना है, जो भी हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके और फिर से रीइनिशिएट करना है। अगर आपको स्पुटम स्मीयर और सीबी नेट नेगेटिव मिलता है लेकिन एक्सरे पे आपको लगता है कि नहीं टीबी है, तो उसको एटीटी देना है और शुरू से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर 1 महीने तक के अंदर में आ गया पेशेंट, सपोज अगर पेशेंट कम्स विद इन 30 डेज, मतलब 1 महीने के अंदर आ गया, तो लॉस टू फॉलो अप नहीं है, उस जो ट्रीटमेंट वो ले रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आईपी में था तो उसको आईपी से कंटिन्यू करेंगे, और अगर सीपी था तो सीपी से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। 1 महीने का एक्चुअली टारगेट है, वो है तो हम इसको रीइनिशिएट करेंगे आईपी से। अगर 1 महीने से ज्यादा अगर नहीं खाया उसने तो रीइनिशिएट करेंगे सारे इन्वेस्टिगेशंस करा के। अगर 1 महीने से कम छोड़ा है उसने
तो उतने डोज पूरा करना है, लेकिन ये है कि जो फेज जहाँ पे स्टॉप हुआ था वहीं से स्टार्ट करना। ओके, थैंक यू। For the benefit of larger audience, अगर थोड़ा सा केस समराइज, जैसे तो बहुत सिंपल केस है, एक रिसेंटली डायग्नोस्ड केस है ऑफ HIV एंड TB, ज्यादा पुराना केस नहीं है, एंड ही इज अ 28-year-old मेल। तो जब वो ART के लिए आया था, अपनी ART इनिशिएट करने के लिए, उस टाइम पे जैसे कि हम लोग दैट वाज इन जुलाई अगस्त 2022, तो उस टाइम पे जब इनकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसको हालांकि बाकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हुए थे, में कुछ नहीं आया था, ऑन द बेसिस ऑफ CT जिसमें नेक्रोटिक लिम्फ नोड्स आए थे, ATT was started. But and then after some time ART was also started, but they were thinking ki what they found little challenging was ki in spite of starting the ATT on the basis of necrotic lymph nodes, उन लोगों को clinical improvement नहीं लगा। Clinical improvement in the sense ना symptomatically improvement लगा, और weight भी loss हुआ patient का, और तो वो ज्यादा कंफ्यूजिंग सिनेरियो हो गया कि तब वो ज्यादा हो गया जब उन्हें लगा कि वायरल लोड तो सप्रेशन हो रहा है। जब वायरल लोड सप्रेस हो रहा है तो फिर क्लिनिकली क्यों नहीं पेशेंट इम्प्रूव कर रहा स्टार्टिंग ATT। तो जब वो जनवरी में पेशेंट वापस आया तो उन लोगों ने इन कंसल्टेशन विद देयर चेस्ट फिजिशियंस इनका CBNAT वगैरह टेस्ट हुआ, और उसमें तक MTB डिटेक्टेड पॉजिटिव आया, एंड देन दे वी स्टार्टेड द TB ट्रीटमेंट। एंड इस बार जब TB ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो फ्रॉम लास्ट 7 months द पेशेंट हैज शोन कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट। तो हमारा इनका जो मेन चैलेंज और मेन क्वेश्चन जो इसमें एड्रेस ये करना है कि पहले जब ATT स्टार्ट हुआ तब पेशेंट इम्प्रूव बिल्कुल नहीं किया, तो उस टाइम पे क्या था, मतलब पेशेंट का जब ATT और ART स्टार्ट किया, वाज इट अ फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट, व्हाट वाज इट, मतलब इस बार पेशेंट 7 months से पिछले इम्प्रूव किया, पर पहले क्यों नहीं इम्प्रूव किया। तो दे कैन बी मल्टीपल आंसर्स टू दैट, जो कि आज हमारे एक्सपर्ट हमें विल एनलाइटन अस ऑन डिफरेंट सिनेरियोस। तो इट कुड बी एनी, जब मेन थिंग था कि वायरल लोड सप्रेशन था, तो HIV का तो ART का तो फेलियर नहीं था क्योंकि वायरल लोड सप्रेशन था। बट देन वाज इट TB ट्रीटमेंट फेलियर, वाज इट समथिंग कॉल्ड IRIS जो कि आगे डिस्कस होगा, या फिर वो ड्रग माल एब्जॉर्प्शन या ड्रग के साइड इफेक्ट्स थे जो पेशेंट ले ही नहीं पा रहा था। तो व्हाट वाज इट, so that we will try to learn today कि ऐसी सिचुएशन में जब आप एक्सपेक्ट करते हैं इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो how what all should come to our mind and what should be our ideal approach. So I think now we can go to our diabetic, our main highlight of this session, and I will request Dr. Ashish please start with that. Thank you ma'am for nicely introducing me. और जैसा कि डॉक्टर तनवीर ने बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया और मैम ने भी उसको अच्छे से समराइज किया, आप लोगों को केस तो क्लियर होगा। सो मैं उस केस में अभी नहीं जा रहा, मैं अपना जो प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखाता हूँ, और फिर उसके प्रेजेंटेशन के बाद वी कैन डिस्कस मोर एक्चुअली क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। So people living with HIV are 18 times more likely to develop active TB disease than people without HIV, we know. And TB is the most common opportunistic infection in PL-HIV. TB is the primary and leading cause of AIDS-related death among PL-HIV. And India accounted for an estimated 71,000 incident TB patients among PL-HIV in 2019. TB accelerates HIV disease progression, and HIV paves the way for clinical TB and mycobacteria. तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, टीबी और HIV दोनों। बेसिकली टीबी अगर किसी HIV पेशेंट को होती है तो HIV का डिजीज प्रोग्रेशन कराती है, और अगर HIV है किसी पेशेंट को तो ही इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग TB more than 10 times than the normal persons. Early diagnosis, effective TB treatment, prompt linkage to HIV care, and early initiation of ART and TPT are key factors for reducing the negative impact of TB in PL-HIV. So, how to diagnose PL-HIV patients? According to NTP as well as in NACO, the recommended approach is we have to go for the NAT test, either CBNAT or TrueNAT upfront. Usually, patients who are TB symptomatic or presumptive TB patients who are not HIV positive, usually we go for the smear first. But in the HIV case, we undergo NAT test directly without waiting for the smear test. So in the algorithm, you can see there are two parts. One is the left part, one is the right part. In the left part, when a patient of HIV comes to you with 4S positive on TB screening,
ये सिम्टम ऑफ टीबी, ही इज प्रोजम्पटिव टीबी पेशेंट। आप उसका नेट कराते हैं, सीबी नेट कराते हैं या ट्रू नेट कराते हैं, जो भी स्पेसिमेन अवेलेबल है तो, और उसमें आपको दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो रिफ सेंसिटिव आता है क्योंकि आप एमटीबी भी डिटेक्ट करते हैं, और रिफ सेंसिटिविटी डिटेक्ट करते हैं, या रिफैम्पिसिन का रेजिस्टेंस डिटेक्ट करते हैं। सो अगर रिफ सेंसिटिव आता है, एमटीबी डिटेक्टेड एंड रिफ सेंसिटिव इन सीबी नेट और ट्रू नेट, तो आप एडीटी स्टार्ट करते हैं ड्रग सेंसिटिव टीबी का, और पेशेंट का सैंपल भेजते हैं फर्स्ट लाइन एलपीए के लिए। जब फर्स्ट लाइन एलपीए के लिए सैंपल भेजते हैं, उसमें से आपको आइसोनियाजाइड और रिफैम्पिसिन दोनों का रेजिस्टेंस पता चलता है। सो अगर आइसोनियाजाइड रेजिस्टेंस पता चलता है तो आप उसको मोनो एच रेजिमेन स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आपको डीआरटीबी सेंटर भेजना होता है। लेकिन अगर रिफ रेजिस्टेंस आता है नेट पे, लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द एल्गोरिथम यू कैन सी रिफ रेजिस्टेंस आता है, तो ऐसे पेशेंट्स का फर्स्ट लाइन एलपीए सेकंड लाइन एलपीए सारा कराते हैं, लिक्विड कल्चर भी कराते हैं, डीएसटी कराते हैं, और बेस्ड ऑन दैट डीआरटीबी सेंटर पे उसकी एटीटी डिसाइड होती है, जो हम आगे भी देखेंगे कि उनका रेजिमेंट क्या होता है। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं एल्गोरिथम में कि जो पेशेंट्स आप सस्पेक्ट कर रहे थे प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट था एचआईवी का, बट नेट आपने कराया और नेगेटिव आ गया, तो आप उसको क्या करें? सो देन दैट पेशेंट शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर द टीबी यूजिंग एप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टूल। अगर सपोज कई बार क्या होता है, स्पूटम में नहीं होता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, फेफड़े में पानी भर जाता है, प्लूरल इफ्यूजन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स का फिर आप चेस्ट एक्सरे करा के देख सकते हैं, प्लूरल फ्लूइड का टेस्ट करा सकते हैं। एचआईवी के पेशेंट्स में लिम्फेडेनोपैथी, एब्डोमिनल लिम्फेडेनोपैथी होती है, तो ऐसे पेशेंट में अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का रोल है। तो it means that negative NAT does not rule out TB in HIV patients. Still, if there is a negative NAT test, but you have to go through other batteries of tests to prove that TB there is no TB. So if TB is diagnosed on the other test, you have to start the ATT. If TB is ruled out from the battery of tests, then evaluate for the alternate diagnosis. Then management. So management of TB is essential. It is essential to understand the concept of drug resistance. So drug sensitive TB होता है एक, और एक drug resistant TB होता है. So drug sensitive TB is a case in which the isolated MTB is susceptible to all first line drug. मतलब वो सारा सेंसिटिव होगा, रिफेम्पिसिन से भी, आइसोनियाजाइड, पैरासिटामोल और इथम्बुटोल से। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या होता है? बैसिलाई जो होता है, टीबी बैसिलाई इज रेजिस्टेंट टू वन और मोर एंटी टीबी ड्रग्स। So MDR TB क्या होता है? MDR TB is a subset of DR TB, जहां पे TB bacilli is resistant to at least isoniazid and rifampicin. So H and R resistance को बोलते हैं MDR TB, with or without resistance to other first line drug. And then आता है आपका XDR TB. XDR TB में क्या होता है? MDR TB तो होता ही है, मतलब H और R रेजिस्टेंस होता ही है, इसके अलावा आपका one of the fluoroquinolone and one or more group A drugs that is bedaquiline and linezolid से रेजिस्टेंस होता है, तो इसको XDR TB बोलते हैं। एक प्री XDR TB भी होता है जिसमें H और R रेजिस्टेंस होता है, और उस साथ ही एक FQ यानी फ्लोरोक्विनोलोन का रेजिस्टेंस होता है, तो उसको प्री XDR TB बोलते हैं। So PL-HIV patients diagnosed with DR-TB will be referred to DR-TB centers for the management of TB. So ये ड्रग सेंसिटिव टीबी का रेजिमेन है जो एनटीएपी और नाको दोनों इंडोर्स करते हैं। तो हम एफडीसी देते हैं, आप फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, 4 ड्रग्स का एक ही पिल होता है, कंबाइंड पिल, उसको हम देते हैं। सो पेशेंट्स का ये आप देख सकते हैं, टोटल 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है ड्रग सेंसिटिव टीबी में। 2 महीने हम देते हैं 4 ड्रग का कॉम्बिनेशन, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, पैरासिटामोल, इथम्बुटोल, और बाकी के 4 महीने देते हैं पैरासिटामोल छोड़ के बाकी 3 दवाइयां, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, इथम्बुटोल। सो एक का डोज है 56 डोज, एक का 112 डोज, और ये वेट बैंड के हिसाब से देते हैं। सो एडल्ट अगर पेशेंट है तो उसका वेट बैंड के हिसाब से टैबलेट डिसाइड होता है एफडीसी का। 2 टैबलेट इन 25 to 34 kg, in 35 to 49 kg 3 tablet, 50 to 64 4 tablets, and 65 to 75 5 tablet, and more than 75 6 tablets we have to give. देन आप ट्रीटमेंट आपने स्टार्ट कर लिया, आपको पेशेंट आपके पास फॉलोअप के लिए आएगा जरूर, तो आपको एडवर्स इफेक्ट भी जानना चाहिए कि क्या कोई साइड इफेक्ट हो रहा है पेशेंट को, और अगर कोई पेशेंट कुछ कंप्लेन कर रहा है तो आप उस पर सीरियसली ध्यान दे सके। तो आइसोनियाजाइड के लिए जो सबसे मेन इफेक्ट होता है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्किन रैश, हेपेटाइटिस होता है, रेयर इफेक्ट कन्वर्जन और साइकोसिस होता है। और ये रेयर है बट ये होते हैं, कई बार हो जाते हैं, साइकोसिस होता है, और स्किन रैश इज आल्सो कॉमन इन आइसोनियाजाइड। रिफैम्पिसिन से आपको नॉजिया, वोमिटिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, एब्डोमिनल पेन ये हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकता है।
और पाइरिजिनामाइड से मोस्ट कॉमन इज द आर्थराल्जिया। हालांकि इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती अनटिल कि आप इसमें यूरिक एसिड का टेस्ट कराते हैं। अगर वो मोर देन 10 जाएगा तब कुछ करने की जरूरत होती है। यूजुअली हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिक देके पेशेंट का आर्थराल्जिया ठीक कर लेते हैं। देन हेपेटाइटिस इज आल्सो ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पाइरिजिनामाइड एंड देन इथम्बुटॉल से रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, दो इट इज वेरी लेस रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, लेकिन अगर किसी पेशेंट को अगर डेवलप होता है, इसका विजन कुछ कम होता है, देन यू हैव टू सेंड द पेशेंट टू द आई स्पेशलिस्ट। आई स्पेशलिस्ट डिसाइड करेगा कि वाकई ये इथम्बुटॉल से हो रहा है। अगर इथम्बुटॉल से हो रहा है, देन यू हैव टू स्टॉप द इथम्बुटॉल फॉर द एंटायर कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। सो अब ये पेशेंट को फॉलो अप करना है। फॉलो अप आप दो तरीके से कर सकते हैं टीबी के पेशेंट्स का, क्लिनिकल फॉलो अप और लैब फॉलो अप। दोनों रिक्वायर्ड होती है, एक्चुअली दोनों रिक्वायर्ड होती है। सो क्लिनिकल फॉलो अप एंड लैब फॉलो अप। So what is clinical follow-up? So patient should be clinically followed up at least monthly. Patient visits the clinical facility or the MO reviews during home visit. So हम क्या क्या देखते हैं कि clinical symptoms में improvement हो रहा है कि नहीं हो रहा है, weight में increase हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर weight में increase हो रहा है तो ये बहुत अच्छा prognosis है, good prognosis है। रेडियोलॉजिकल और अदर रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशन हम देख सकते हैं। सपोज अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी टीबी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्सरे तो नहीं कराएंगे, उसका अदर रेडियोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं। सपोज अल्ट्रासाउंड, अगर उसको रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स था तो अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। इफ्यूजन था तो चेस्ट एक्सरे करा के देख सकते हैं कि इफ्यूजन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो कंट्रोल ऑफ, और साथ में जब हम फॉलो अप करते हैं तो जो अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस हो, एचआईवी हो, डायबिटीज हो, तो ऐसे पेशेंट्स का वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और उनको जैसे डायबिटिक है तो उसको एडवाइस करते हैं कि कंट्रोल करना है आपको डायबिटीज, क्योंकि ये इसेंशियल है फॉर गेटिंग ए बेटर प्रोग्नोसिस। अगर हम कोमॉर्बिडिटी को अच्छे से एड्रेस नहीं करेंगे तो प्रोग्नोसिस कम हो सकती है। देन सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आप पूछ सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्लिनिकल फॉलोअप के दौरान। Then lab follow-up. How do you follow up the cases? Through laboratory investigations. So, in case of pulmonary TB, sputum smear microscopy should be done at the end of intensive phase and end of treatment. CP will be initiated and continued till completion. A negative sputum smear microscopy result at the end of IP may indicate good prognosis. If sputum result is positive at the end of IP, then CP will be initiated and continued till the DST results are available and modified if warranted after. तो क्या होता है कि अगर आईपी के दौरान आपने कराया, आईपी खत्म हो रहा है, उस टाइम पे आपने स्पुटम कराया स्मीयर, अगर वो नेगेटिव आया तो वेल एंड गुड, आप सीपी स्टार्ट कर दो। अगर आपने कराया स्पुटम स्मीयर आईपी के एंड पे और वो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, देन आप सीपी तो स्टार्ट कर दो, बट आप उसका सीबी नैट भेज दो, उसका एलपीए भेज सकते हैं, उसका कल्चर डीएसटी भेज सकते हैं। सो अगर किसी भी रिपोर्ट में आपका कोई रेजिस्टेंस पैटर्न आता है, देन अकॉर्डिंगली जो मेडिसिन है, ड्रग्स है, वो मॉडिफाई हो जाएगी। और अगर आपका सेंसिटिव आता है, ड्रग सेंसिटिव, देन यू हैव टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट सीपी फेज। और अब कंप्लीशन, वो आईपी के लिए हमने बात की। अब कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या कराना है? तो कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट में स्पुटम स्मीयर कराना है और कल्चर कराना है हर पेशेंट का। The follow-up sputum smear examination at the end of treatment is very important for evaluating the results of treatment. However, in the presence of clinical deterioration, the medical officer may consider repeating sputum smear. Suppose अगर आपका 3 महीने या 4 महीने में भी आपको लगता है कि पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो आप उस समय भी स्मीयर करा सकते हैं। सो एक ओकेजन होगा एक्स्ट्रा जिसमें आप पेशेंट का अच्छे से फॉलो अप कर पाएंगे। Then this will provide the patient an additional opportunity to undergo drug susceptibility testing if he or she is found to be sputum smear positive. So अगर नेगेटिव पॉजिटिव के बेसिस पे आप फर्दर टेस्टिंग करा सकते हैं। सो स्पुटम के बाद स्पुटम स्मीयर और स्पुटम कल्चर, ये दोनों कराते हैं एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर पल्मोनरी टीबी पेशेंट। और अगर चेस्ट एक्सरे के बेसिस पे हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, सपोज कोई लीजन था, तो वो भी एक गुड टूल है टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ clinically diagnosed TB case, and it is to be offered whenever required and available. For DI-TB, it may be carried out at the end of IP, end of treatment, and whenever required. So, response to treatment in extrapulmonary TB may be best assessed clinically. Suppose अगर आपका abdominal TB है तो आप अल्ट्रासाउंड से असेस करेंगे। सपोज आपका सर्वाइकल लिम्फ नोड का TB है तो वो भी आप क्लिनिकली देख के पता कर लेंगे भाई कि आपका सर्वाइकल लिम्फ नोड साइज में कम हुआ है कि नहीं हुआ है, या गैप हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई आपका अगर टीबीएन का पेशेंट है, मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, तो उसका भी आप क्लिनिकल ही फॉलो अप कर पाएंगे। ऑब्वियसली उसमें आपको कोई माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल अवेलेबल नहीं मिलेगा। सो दोनों तरह से फॉलो अप कर सकते हैं।
हेल्प ऑफ रेडियोलॉजिकल एंड अदर रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस में बी टेकन। सपोज अगर कोई ट्यूबरकुलोमा का पेशेंट है, उसके सीटी में पहले अगर एक्टिव ट्यूबरकुलोमास आ रहे हैं सीटी हेड में, आपने जब ट्रीटमेंट उसका पूरा किया तो आपने देख लिया कि भाई वो ट्यूबरकुलोमास यूजुअली कैल्सिफाई हो गए हैं, सो वो आपका गुड प्रोग्नोसिस है। Then CBNAT. CBNAT should not be done as a follow-up sputum examination as it can pick up genes of dead MTB to give positive result. So हम end of IP CP पे आप स्मीयर कर सकते हैं और कल्चर कर सकते हैं। CBNAT आपको फॉलो अप नहीं करना चाहिए CBNAT टेस्ट से किसी भी पेशेंट का, क्योंकि CBNAT 2 साल तक it can pick up the dead bacilli as well. So CBNAT should not be done as a follow-up sputum examination as it can pick up genes of dead MTB to give positive result. So patient का अगर improvement भी हुआ है, MTB सारे मर गए हैं, लेकिन उसके बाद आपने CBNAT कराया, वो dead bacilli को pick up कर लेगा और आप सोचेंगे कि ये positive result है. So never follow up the patient with the CBNAT test. Smear and culture are the ideal. Then this is the outcome of TB treatment. The definition of cure. What is the definition of cured? Cured means the microbiologically confirmed TB patient at the beginning of treatment who were smear or culture negative at the end of the complete treatment. Treatment completed. A TB patient who has completed treatment without evidence of failure or clinical deterioration, but with no record to show that the smear or culture results of biological specimen in the last month of treatment was negative, either because test was not done or because result is unavailable, or a clinically diagnosed patient, pulmonary or extrapulmonary, who has received full course of treatment with no positive smear or culture at the end of treatment. So आपको समझना होगा क्योर क्या है। क्योर का मतलब ये हुआ कि पेशेंट जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था टीबी ट्रीटमेंट पे, उस समय भी वो माइक्रोबायोलॉजिकली पॉजिटिव था और एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट स्मीयर और कल्चर निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ट्रीटमेंट कंप्लीटेड पेशेंट है, उनमें पेशेंट तो ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया, क्लिनिकली भी फाइन है, बट आपके पास कोई शो करने के लिए कल्चर या स्मीयर नहीं है, देन पेशेंट इज ट्रीटमेंट कंप्लीटेड। सो ट्रीटमेंट सक्सेस इन दोनों को मिला के होता है। ट्रीटमेंट पेशेंट्स patient TB patients either cured or treatment completed are accounted in treatment success. Then failure, जो ATT failure की हम बात कर रहे थे, what is failure? Definition of failure. So a TB patient whose biological specimen is positive by smear or culture at end of treatment. So end of treatment होना चाहिए, स्मीयर और कल्चर कराना चाहिए, और वो पॉजिटिव आएगा तभी आप कहेंगे कि फेलियर हुआ है। तो TB patient whose biological specimen is positive by smear or culture at the end of treatment is called failure. Then failure to respond. So in pediatric cases who fails to have microbiological conversion to negative status or fails to respond clinically or deteriorates after 12 weeks of compliant treatment shall be deemed to have failed response provided alternative diagnosis or reasons for non-response has been ruled out. So in pediatric cases में without smear also you can declare failure to respond. Then loss to follow up, जो question था डॉक्टर तनवीर का, a TB patient whose treatment was interrupted continuously for 1 month or more, that is loss to follow up. Not evaluated, a patient who no treatment outcome is assigned, and this includes formal transfer out. Treatment regimen change is the outcome. अगर आपने 2 महीने पे आईपी के दौरान स्मीयर कराया, वो पॉजिटिव आया, आपने एलपीए कराया, उसमें आर रेजिस्टेंस आ गया, तो एमडीआर टीबी हो गया, उसको हम ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रेजिमेंट स्टार्ट करेंगे, तो उसका आउटकम हो गया ट्रीटमेंट रेजिमेंट चेंज, एंड ए पेशेंट हु डाइड ड्यूरिंग एंटी टीबी ट्रीटमेंट इज डाइड. Something about ART, a little brief. All PLHIV diagnosed with active TB are to be initiated on ART regardless of CD4 count. ART should be started as soon as possible within 2 weeks of initiating TB treatment. ART regimen in PLHIV receiving first line anti-TB treatment as per NACO. क्या है? First line ART in adults and adolescent is 2 nucleoside reverse transcriptase inhibitor, NRTIs, 2 NRTIs plus 1 integrase strand transfer inhibitor. So currently dolutegravir based regimen with NRTI backbone is the preferred regimen for all PLHIV on the first line, that is the rifampicin containing ATT जो हमने देखा था sensitive TB में. So important है हमारे लिए क्या, interactions जानना. So हमारा जो HRZD है उसमें R means rifampicin, which is a very potent drug for the TB, or it is also potent inducer of drug metabolizing enzymes and drug transporters, and when we co-administer it with DTG, it reduces the bioavailability of DTG. So जब rifampicin को हम dolutegravir के साथ देते हैं, तो dolutegravir का DTG का ये bioavailability reduce करता है.
तो हम क्या करते हैं उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डीटीजी का डोज डबल कर देते हैं। हम 50 मिलीग्राम तो रात को देते ही हैं, टीएलडी देते हैं रात को, बट हम मॉर्निंग में भी डीटीजी 50 मिलीग्राम एक्स्ट्रा देते हैं टीबी के पेशेंट्स को। So therefore, patients on rifampicin containing ATT should receive an additional tablet of DTG 50 milligram. So once the ATT is completed, an additional tablet of DTG 50 milligram should be stopped 2 weeks after the stoppage of rifampicin containing treatment regimen. Rifampicin is a cytochrome P450 enzyme inducer and suppresses the bioavailability of protease inhibitors, thereby decreasing the efficacy of ART. So if a patient of HIV TB co-administered with boosted PI, yani protease inhibitors, that is ritonavir boosted as atazanavir or ritonavir boosted lopinavir or ritonavir boosted darunavir based ARTs, then it should be replaced by the rifabutin. So protease inhibitor अगर किसी पेशेंट को आपको देना पड़ रहा है तो देन आपको रिफैम्पिसिन को रिप्लेस करना पड़ेगा रिफाब्युटिन के साथ। तो ये हमने जो डिस्कस किया यही है कि टीएलडी देना है, प्रीफर्ड एआरटी रेजिमेन इन टीबी पेशेंट क्या है, टीएलडी देना है बट एक्स्ट्रा डीटीजी एक्स्ट्रा 50 मिलीग्राम देना है इन द मॉर्निंग। सो ये एक चार्ट है जो आप नेको गाइडलाइन में दिए। देन एआरटी फेलियर, आप हमने एटीटी फेलियर की बात कर ली, एटीटी फेलियर। नाउ एआरटी फेलियर क्या है? सो व्हेन ए पेशेंट ऑन एआरटी, इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द टीबी। So when a patient on an ART presents with active TB, there is a possibility of suspecting treatment failure. So now NACO recommends the following guiding principles. दो चीजें हो सकती हैं। अगर TB ART स्टार्ट करने के फर्स्ट 6 मंथ में होता है, so ये फेलियर ऑफ ART का नहीं कहा जाना चाहिए, इसको पहले आपको IRIS रूल आउट करना चाहिए। So IRIS should be suspected and managed accordingly. IRIS is इम्यून रिकंस्टिट्यूशन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। जब आप ART स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट की इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, तो अगर उसको कोई लैटेंट टीबी है पहले से जो सप्रेस्ड है, सो वो उभर के सामने आता है। तो इसीलिए वैसे केसेस को हम IRIS कहते हैं, ना कि हम ART का फेलियर कहते हैं। उसको आप वैसे भी कंफर्म कर सकते हैं आप लोग वायरल काउंट से करा सकते, वायरल काउंट से और आपके CD4 काउंट से। Then if an episode of TB develops more than 6 months after the initiation of ART, PL-HIV should be assessed for the possibility of treatment failure based on CD4 counts and viral load with a special focus on adherence. तो अगर TB किसी पेशेंट को होता है, कोई ART का पेशेंट है, 6 महीने से ज्यादा खा लिया लेकिन फिर उसको TB अगर 6 महीने के बाद होती है, तो आप ART फेलियर सोच सकते हैं, लेकिन आपको स्पेशल फोकस रखना होगा कि पेशेंट अच्छे से ART खा रहा था, एडहेरेंस अच्छा था उसका, और तब आप CD4 काउंट कराते हो, वायरल लोड कराते हो, देन यू डिक्लेयर कि ART फेलियर। देन समथिंग अबाउट DRTV एंड HIV के पेशेंट्स में DRTV होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, सो ये प्रूवन है। सो हम जब भी कोई पेशेंट अगर HIV का मिलता है और उसमें DRTV आती है बेस्ड ऑन द CB-NAT और LPA, तो आप उसको अप्रोप्रिएट सेकेंड लाइन एंटी-TB ड्रग स्टार्ट करते हैं। ARTV एज सुन एज पॉसिबल 2 वीक्स के अंदर स्टार्ट करते हैं। देन ड्रग रेजिमेन जो चूज करते हैं उसका भी हम ध्यान रखते हैं कि इसमें भी ड्रग इंटरेक्शन ना हो, क्योंकि क्या है कि ड्रग सेंसिटिविटी में हम देखा कि ड्रग इंटरेक्शन था रिफैम्पिसिन और DTG के बीच और प्रोटेज इनहिबिटर के बीच। नाउ जो सेकेंड लाइन DRTV रेजिमेंस है उसमें भी बहुत सारे इंटरेक्शंस है जो आगे की स्लाइड्स पे देखेंगे, बट इसमें भी DRTV केसेस में भी जो HIV के पेशेंट्स हैं दे शुड रिसीव द DTG बेस्ड ART, वही ट्रीटमेंट रेजिमेन ऑफ चॉइस है। सो ये DRTV का है जो NACO और NTP दोनों रिकमेंड करते हैं। H मोनोपोली में आप 6 महीने के लिए जो लिवोफ्लोक्सासिन, रिफैम्पिसिन, इथाम्बुटोल, पारिजिनामाइड देते हैं। देन MDR-TB के लिए आप शॉर्टर ओरल बेटाक्विलिन कंटेनिंग रेजिमेन देते हैं या फिर ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेन देते हैं। ये DRTV के लेवल सेंटर पे मैनेज होती है। सो क्या ड्रग इंटरेक्शंस we must know. So some drugs used in ART can affect the blood levels of बेटाक्विलिन। बेटाक्विलिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। शॉर्टर MDR-TB के पेशेंट्स में हम शॉर्टर बेटाक्विलिन बेस्ड रेजिमेन भी देते हैं और ऑल ओवर लॉन्गर का भी पार्ट बेटाक्विलिन है। सो जो प्रोटीज इनहिबिटर रिटोनाविर है, इट कॉजेज इंक्रीज्ड ब्लड लेवल्स ऑफ बेटाक्विलिन। सो बेटाक्विलिन से जो टॉक्सिसिटी होती है वो बढ़ा सकता है। देन adverse, so therefore intense monitoring of adverse drug reactions should be done. Then efavirenz reduces the blood levels of bedaquiline, so वो bedaquiline का efficacy घटा सकता है। Then linezolid requires close monitoring for bone marrow depression, क्योंकि bone marrow depression कराता है linezolid। So जब जुडोवडिन के साथ देते हैं तो ये रिस्क और बढ़ जाता है। सो
ये ध्यान रखना है विशेष। जीरोविडिन अगर दे रहे हैं तो लेंजोलिड दे रहे हैं तो विशेष टाइम टू टाइम पे सीबीसी कराना है आपको रेगुलरली। देन एफक्यू और क्लोफाजिमीन और बेडाक्विलिन जब तीनों साथ दिए जाते हैं तो कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, स्पेशली क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होता है, तो उसके लिए ईसीजी करा के देख सकते हैं। देन रिटोनाविर कंटेनिंग रेजिमेंट्स कैन आल्सो कॉज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। तो जो ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेंट पेशेंट्स को मिलते हैं या शॉर्टर ओरल रेजिमेंट मिलता है तो उसमें क्यूटी प्रोलॉन्गेशन का विशेष ध्यान रखना है। देन देयरफॉर मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स फॉर क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन एंड फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सो क्या होता है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कभी-कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण भी होता है। तो फर्स्ट यू हैव टू रूल आउट बिफोर स्टॉपिंग द बेटाक्विलिन, यू हैव टू रूल आउट द potassium and magnesium level is normal. So my take home message is TB is the leading cause of AIDS related death. Early diagnosis, effective TB treatment and early initiation of ART is important. NART test should be used upfront for diagnosis in TB HIV cases because it is more sensitive and tells about rifampicin resistance at the same time. Management of drug sensitive TB and DITB with appropriate regimens is necessary. Follow-up should be done clinically, radiologically and microbiologically. So in microbiology, smear and culture is recommended. CBNAT is not recommended because it can pick up the dead bacilli. DTG based regimens are preferred regimens both in drug sensitive TB as well as in drug resistant TB. Drug interactions as we discussed happens, so we have to keep close watch, ध्यान देना है बिल्कुल, and adverse effect manageable होता है, लेकिन close monitoring आपको करना है. Thank you. Now we can take the question, ma'am. Thank you, Dr. Ashish. Thank you for this brilliant presentation. I think we have covered all the aspects from treatment to drug interactions to what all we should keep in mind when we are giving both ECT and ART. So thank you for such an excellent presentation. And I would like to invite some questions. अगर किसी को भी कोई doubts हैं, they want to ask expert. Yes, ma'am. I'll clear my doubt. एक क्वेश्चन सर, पेशेंट का LFT मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा नहीं आता, फिर उसको हम कैसे मैनेज करें? STM का इंजेक्शन शुरू के 1-2 महीने दे सकते हैं या नहीं दे सकते, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो डॉक्टर तनवीर का क्वेश्चन है कि जब हम टीबी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं HIV पेशेंट्स में, HIV टीबी पेशेंट्स में, तो कुछ समय बाद LFT डिरेंज हो जाता है, सो ऐसे केसेस में क्या करें? एम आई राइट? यस सर। अच्छा, सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी टीबी पेशेंट है उनका एक बेसलाइन LFT जरूर होना चाहिए। जो भी हम टीबी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, सो बेसलाइन LFT होना चाहिए। बेसलाइन LFT से एनी इंक्रीज इन सेरम बिलिरुबिन, ठीक है, एंड 5 टाइम्स इंक्रीज इन SGOT एंड SGPT जब हो जाता है पेशेंट का, तो हम क्या करते हैं कि ATT को मॉडिफाई करते हैं, या कुछ 2-4 दिन के लिए या 5 डेज के लिए हम स्टॉप करते हैं, फिर से रीइनिशिएट करते हैं, या फिर मॉडिफाइड ट्रीटमेंट देते हैं जो नॉन हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, लाइक लेवोफ्लॉक्सासिन, इथाम्बुटॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। और हम धीरे धीरे चारों ड्रग्स को इंडिविजुअली ऐड करते हैं। पहले हम आइसोनियाजाइड ऐड करते हैं, फिर रिफैम्पिसिन ऐड करते हैं, एंड देन लास्ट में पाइराज़िनामाइड ऐड करते हैं। तो हमको पता चलता है कौन सा ड्रग कल्प्रिट है और उस हिसाब से हम टोटल मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये है। दूसरा ये है कि पेशेंट्स को कई बार any increase in bilirubin along with the 3 times increase in the SGOT and SGPT along with the symptoms क्या है, एकदम जो है उल्टी रुकी नहीं रही है, बहुत गैस्ट्राइटिस हो रही है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम 5 टाइम बढ़ने का वेट नहीं करेंगे, हम 3 टाइम पे ही ड्रग को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो क्या मॉडिफाई होता है? सो हम नॉन हेपेटोटॉक्सिक ड्रग से मॉडिफाई करते हैं, हम स्ट्रेप्टोमाइसिन, लिवोफ्लॉक्स और इथाम्बुटॉल से मॉडिफाई कर देते हैं, हम पाइराज़िनामाइड, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन बंद कर देते हैं। लेकिन हम बाद में क्या करते हैं, जब LFT एक बार कम्स टू नॉर्मल, तब हम धीरे धीरे फिर से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी सीक्वेंस में HRZ, पहले आइसोनियाजाइड ऐड करते हैं, फिर 3 दिन बाद LFT कराते हैं या 5 दिन बाद LFT कराते हैं, देखते हैं कि LFT तो बढ़ा नहीं है, फिर उसके बाद अगर वो टॉलरेट कर जाता है तो रिफैम्पिसिन का करते हैं, अगर वो भी टॉलरेट कर जाता है तो पाइराज़िनामाइड ऐड करते हैं। कई बार पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ये धीरे धीरे क्या होता है, इनिशियल फेजेस में क्या होता है, पेशेंट का एडाप्टेशन का प्रॉब्लम होता है और धीरे धीरे अडाप्ट कर जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में अडाप्ट नहीं कर पाते हैं, देन यू हैव टू मॉडिफाई द ट्रीटमेंट। सपोज अगर आप सिर्फ
आप सिर्फ जो है आप पाइरिजामाइड नहीं दे पाते हैं, सिर्फ HR और E दे रहे हैं, तो आपने लिवो लगातार चलाना है अगले 6 महीने तक। सपोज अगर आप सिर्फ जो है SLE दे पा रहे हो, तो SLE में आपको H ऐड अगर कर दिया आपने तो कम से कम 12 महीने, तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बढ़ जाता है ऐसे केसेस में। सो इट इज वेरी स्पेसिफिक और इसका प्रॉपर गाइडलाइन है कि भाई अगर आपको कोई अगर रिफेम्पिसिन आप नहीं दे पा रहे हो, पारिजिनामाइड नहीं दे पा रहे हो, तो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अगर आप 3 ड्रग्स देते हो, सपोज आप LEH दे रहे हो तो 12 महीने देना होगा। अगर सिर्फ 2 ड्रग देते हो, सपोज सिर्फ LE दे पा रहे हो और कोई ड्रग ऐड नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ द LFT डिरेंजमेंट, तो आपको 24 मंथ्स ट्रीटमेंट देना होगा। सो यूजुअली ये बहुत कम ऐसे आते हैं कि जिनको 24 मंथ वाला रेजिमेंट चले, बट हाँ आते हैं। सो ऑब्वियसली 12 महीने तक वाले मैंने देखे हैं काफी। 24 ये सिर्फ 2 ड्रग LE वाले कम देखे हैं, लेकिन यूजुअली हम H या पाइरिजिनामाइड या फिर रिफेम्पिसिन ऐड करने में सफल हो जाते हैं। जी जी, मेरे पास जो केस आया था सर, ऑलमोस्ट 3rd 4th CP तक उसका LFT डिरेंज ही रहा, ठीक नहीं हुआ। ऐसे भी केसेस आए हैं तो सर। LFT डिरेंजमेंट में ये ध्यान जरूर रखना है, बेसलाइन आपका हुआ था कि नहीं। हो सकता है पहले से उसको CLD हो। सपोज कोई पेशेंट है, अगर CLD का पेशेंट है, उसका पहले से बिलिरुबिन बढ़ा हो 2 हो, तो आप उसको बढ़ा हुआ नहीं मान सकते। आपको बेसलाइन से मतलब कि उसको देखना होगा। अगर बेसलाइन 1 था और अगर उसका सपोज 2 हो जाता है, देन यू हैव टू मॉडिफाई। अगर जो आपका पेशेंट है उसमें इनिशियल बिल्कुल नॉर्मल था, बिलिरुबिन भी, SGOT SGPT भी, और आपका फिर बढ़ा और मोर देन 5 टाइम है विदाउट सिम्टम and more than 3 times have with symptoms, then you have to modify it. Okay sir, thank you sir. I completely agree with Dr. Ashish here and thank you sir. But थोड़ा बहुत सबमिशन है, जैसे पेशेंट आया तो हमको उसके सब्सटेंस अब्यूज जो है, अल्कोहल, हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बिकॉज सपोज अगर आपका क्वेश्चन पे जाएंगी, पेशेंट को हेपेटाइटिस हो रहा था तो अल्कोहल की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती, उसका बेसलाइन जैसे कि डॉक्टर आशीष ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है LFT। और इस पेशेंट में भी जब आपको, हालांकि ये पेशेंट हमारा यंग है पर थोड़ा ओल्ड होता, नेक्रोटिक लिम्फ नोड्स मिलते, तो एक स्मोकिंग हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती। अगर जब 6 मंथ बाद हमको ये कंफ्यूजन होता है ये फेलियर है कि नहीं है, सो उस टाइम पे वी कुड, अगर एल्डरली पेशेंट होता तो वी कुड हैव even gone on the lines of malignancies, because ART में भी we also knows that कि सिर्फ infectious complication ही होती है, non infectious complications भी होती हैं। एंड जब हमें lymph node मिले थे, हमारे को एक सिंसियर एफर्ट करना चाहिए जब भी कि हम पेरिफेरल lymph nodes कहीं से ढूंढें। अगर CT में चेस्ट में lymph node मिल सकते हैं, हो सकता है सर्वाइकल lymph node हो या कहीं पे axillary lymph node हो जहाँ से हमें सैंपल मिल सके। सो उसमें DST का बहुत योगदान हो जाता है, बेसलाइन DST, जैसे कि सर ने, डॉक्टर आशीष ने बताया हमें। एंड वी शुड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट हिस्ट्री कि पेशेंट के आसपास उसको अगर TB कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल, बट समटाइम यू डू गेट अ लीडिंग केस कि पेशेंट का फैमिली में किसी को MDR हो या पेशेंट को फैमिली में ही ड्रग सेंसिटिव TB का कोई केस हो, तो हमें तब भी एक हिंट मिलती है कि क्या पेशेंट MDR हो सकता है। अगर फैमिली में ऑलरेडी कोई MDR केस हो या नहीं तो में कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में हो, तो हम ऑलरेडी MDR के लिए जाते हैं। एंड जब ऐसा पेशेंट फिर जब हमारे पास आते हैं जिनका वायरोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, न्यूरोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, जैसे कि डॉक्टर आशीष ने समझाया, तो आइरिस को रूल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर जब डिसोसिएशन हो, when there is a virological and neurological improvement and clinically there is no improvement. So before you think of any failure, you cannot call it a ART failure because you will say कि virological suppression है. Before calling it ATT failure, you have to very well be clear in your head that this is not iris happening. So उसके लिए, as he said, that we have to be more thorough with our investigation, more thorough with our X-rays, and more vigilant की lymph nodes के केस में तो खासकर सैंपल कहीं और से, कोई और peripheral lymph node से सैंपल मिल जाता, या maybe after 2 months when he was not improving, I'm sure वो तब शायद स्पूटम दे पाता। तो सिर्फ एक बार अटेम्प्ट नहीं करना है, जब तक DST ना मिले हमें, we have to be more vigilant and aggressive on getting the DST sample. बाकी तो बाकी जैसे कि बहुत अच्छे से समराइज हुआ है कि बिफोर वी गो फॉर द फाइनल समरी, डॉक्टर आशीष आप फीडबैक पोल है प्लीज वो अटेम्प्ट कर लीजिए, and I will be telling you post test answers before final comments by our expert. So the first question is, the following all of the following are used for the follow-up tools for seeing the effectiveness of TB treatment except clinical radiological sputum smear, AFB culture, CBNAT. I think this was well explained by Dr. Ashish that the correct answer is CBNAT.
and that is because 2 years तक हमारे पास आ सकता है dead bacillus effect. Then all the states are true except, or as per NACO guidelines, if an episode occurs within 6 months, it should be considered as a failure of treatment. Rifampicin must be replaced by rifabutin in anti-TB treatment if ART contains protease inhibitors. Rifampicin in FDC can be used with a DTG base with an extra dose of DTG for entire duration of ATT, and DTG based treatment should be ART of choice for PLH and Bidaclin, Galamine containing DRTP regimens. So this statement is not true. जैसे कि अभी भी बताया था कि iris should be our first suspicion rather than ART failure. And on that note, I would like to invite some closing comments by our expert, and thank you. So case से related, thank you ma'am. So case से related मैं discuss करना चाहता हूँ. Case में हमने देखा एक ATT failure, so it was not a clear cut ATT failure क्योंकि हमारे पास स्फीयर और कल्चर नहीं था. दूसरी चीज ये है कि पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा था, बट होता क्या है कि ये डिससेमिनेटेड टीबी का केस था. इसमें लिम्फ नोड थे. डिससेमिनेटेड हम कॉक्स कब कहते हैं? जब दो से ज्यादा कंटिग्यूअस नॉन कंटिग्यूअस साइट इन्वॉल्व होते हैं. सो बेसिकली इसमें लिम्फ नोड टीबी भी था, जो हमारे पल्मोनरी टीबी भी था, और हमारा इसमें हेपेटिक भी इन्वॉल्वमेंट था. सो नॉन कॉन्टिग्यूअस साइट्स थे, तो ऑब्वियसली ये डिसेमिनेटेड कॉक्स की तरफ था. सो डिसेमिनेटेड कॉक्स में कई बार हम लोगों को मोर देन 9 मंथ्स, मतलब 6 मंथ का यूजुअल ट्रीटमेंट होता है ड्रग सेंसिटिव टीबी का, लेकिन कई बार हमको 9 मंथ या 12 मंथ ट्रीटमेंट देना पड़ता है. दैट्स वाई वो जनवरी में थोड़ा कम इंप्रूव किया था, और जब आपने वही सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया फिर से, तो वो और 6 मंथ्स में या 5 मंथ्स में और ज्यादा इंप्रूव कर गया, और नाउ ही इज बेटर. सो वही है कि इट इज नॉट ए फेलियर केस, बट यस, फॉर सर्टेन टीबी केसेस लाइक मिलियरी केसेस, बोन टीबी, फॉर बोन टीबी वी यूजुअली गिव 18 months of treatment. For the miliary TB cases we used to give 9 months of treatment. For disseminated COX also you can extend the continuation phase for more 3 to 6 months. If there are no questions, I would like to close this session with a very heartfelt thanks to Dr. Ashish for making this session so fruitful for all of us here. Thank you, Dr. Ashish, and I thank other team members also. Thank you all of us for joining us today.